हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकल कुमार और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल अथर्व क्लासेस के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए आर्थिक भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत लेकर के आया हूं, जहां से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरी नेक्स्ट जो वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। वेबर महोदय एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, जिनका जन्म 1868 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। उद्योग स्थानीयकरण सिद्धांत प्रतिपादित करने का इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था, अर्थात किसी भी प्रदेश में उद्योग की स्थापना कहाँ पर की जाए कि जिससे से अधिक लाभ प्राप्त हो, या न्यूनतम लागत जो है खर्च किया जाए जिससे से अधिक लाभ प्राप्त हो। इनका सिद्धांत 1909 ईस्वी में आया था, जर्मन भाषा में था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस सन में सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो 1909 ईस्वी में दिया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद 1929 ईस्वी में किया गया था और थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नाम दिया गया था। अर्थात जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस सन में दिया गया, तो आप 1909 लगाएंगे, न कि 29 में लगाएंगे। 29 में क्या हुआ था कि इन्होंने केवल इसका जो है कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया गया था, तो थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से, जो कि न्यूनतम लागत पर आधारित होने के कारण इसे हम न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया था, तो वो वेबर महोदय ने दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में परिवहन लागत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था, या सर्वाधिक प्राथमिकता इन्होंने परिवहन लागत को दिया था। अर्थात किसी भी उद्योग में लगने वाले कच्चे माल और उस उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तु को मार्केट तक भेजने में जितना भी परिवहन खर्च करना पड़ रहा है, उसको इन्होंने सबसे पहले जो सर्वप्रमुख इन्होंने माना था कि यही सबसे अधिक प्रभावित करने वाला एक कारक है कि उद्योग को लाभ होगा या नुकसान होगा। तो परिवहन लागत पर इन्होंने सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी। फिर बाद में इन्होंने श्रम लागत एवं एकत्रीकरण के प्रभाव पर भी ध्यान दिया था। श्रम लागत से तात्पर्य कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर श्रम सस्ता मिलता है और सुलभ हो, और एकत्रीकरण से तात्पर्य कि जब किसी उद्योग में दो कच्चे माल लगते हों तो बहुत ही असमंजस की स्थिति होती है कि उद्योग कहाँ पर लगाए जाएं, इस रॉ मटेरियल के पास लगाए जाएं या इस वाले दूसरे वाले रॉ मटेरियल के पास लगाए जाएं या मार्केट के पास लगाए जाएं। तो उस एकत्रीकरण के प्रभाव को उन्होंने बताया है कि वह एकत्रीकरण कहाँ पर हो या कहाँ पर मटेरियल को जुटाया जाए और उद्योग कहाँ पर लगाया जाए। तो औद्योगिक अवस्थिति का विश्लेषण इन्होंने 3 आर्थिक कारकों परिवहन लागत, श्रम लागत और एकत्रीकरण के संदर्भ में किया। ये तीनों बिंदु इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परिवहन लागत, श्रम लागत और एकत्रीकरण। इनके सिद्धांत को समझने के लिए कुछ इन्होंने परिभाषित शब्दावलियां दिया था, जिसका यूज इन्होंने अपने सिद्धांत में किया था। उन सब के एक अलग अर्थ होते हैं और कुछ मान्यताएं भी इन्होंने दिया था कि उद्योग की स्थापना करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो इनकी परिभाषित शब्दावलियां आपकी हैं, जिसमें सबसे पहला जो शब्द यूज किया वो क्या था, सर्वसुलभ पदार्थ। इन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जो सभी जगह पर मौजूद हों और सभी जगहों पर उन्हें एक ही मूल्य प्रदान करना पड़े, अर्थात एक ही मूल्य देना पड़े, तो ऐसे पदार्थों को हम सर्वसुलभ पदार्थ कहते हैं। जैसे किसी प्रदेश में कोई रॉ मटेरियल आपके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, अर्थात वो रॉ मटेरियल सब जगह मौजूद हो और सब जगह उसका दाम एक ही हो। अर्थात अगर 10 रुपए केजी यहाँ पर है, 10 रुपए केजी यहाँ पर, तो 10 रुपए केजी यहाँ पर और 10 रुपए केजी सभी जगहों पर मौजूद होना चाहिए या होता है। तो इन्होंने ऐसे पदार्थों को सर्वसुलभ पदार्थ कहा। दूसरा जो शब्द इन्होंने यूज किया, स्थानीयकरण प्रभाव। इसको उन्होंने कहा किसी क्षेत्र विशेष में, अर्थात वह रॉ मटेरियल सभी जगहों पर न मिल करके बल्कि कहाँ मिल रहे हैं, किसी क्षेत्र विशेष में। ऐसे मान लीजिए यह रॉ मटेरियल आपके यहाँ पर मिल रहा है, ये रॉ मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको उन्होंने कहा कि यह स्थानीय पदार्थ है, किसी स्थान विशेष में मिल रहा है। तीसरा इन्होंने जो शब्द यूज किया है वह शुद्ध पदार्थ है, अर्थात ऐसे पदार्थ जो वजन उत्पादन प्रक्रिया में घटता नहीं है, अर्थात ऐसी कच्ची सामग्री जो उद्योग में इस्तेमाल की जाती हो कि जो उत्पादन के बाद भी उसका वजन उतना ही होता हो।
जैसे कोई वस्तु, जैसे आपके सूत है, सूत से क्या है कि धागा बनाना या सूत से कपड़ा बनाना यह शुद्ध पदार्थ है, अर्थात जितने केजी हम सूत का इस्तेमाल करेंगे उतना केजी धागा या उतना केजी कपड़ा आपके तैयार होगा। तीसरा ने कहा मिश्रित पदार्थ, अर्थात ऐसे पदार्थ वो जो वजन उत्पादन प्रक्रिया में घट जाते हो, जैसे लौह अयस्क कि हम 10 किलो अगर लौह अयस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने उद्योग में लोहा बनाने के लिए, तो जो लोहा बनेगा वह 10 किलो न बन करके बल्कि 8 किलो 7 किलो के आसपास बनेगा, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन क्या होगा, घट जाएगा आपके। नेक्स्ट जो इन्होंने शब्दावली यूज किया वो पदार्थ सूचकांक है। पदार्थ सूचकांक यह जो है उत्पादित वस्तु और कच्चे सामग्री या कच्चे माल के वजन का परिचायक है। कह रहे हैं कि अगर पदार्थ शुद्ध होगा, शुद्ध बोले तो उत्पादन प्रक्रिया में उसका वजन घटता नहीं है, तो उसका सूचकांक 1 होगा, अर्थात तो पदार्थ सूचकांक 1 से तात्पर्य क्या कि ऐसा जो है कि पदार्थ जिसका वजन उत्पादन प्रक्रिया में घटता नहीं है, अर्थात वो शुद्ध होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा, छठा कहा कि स्थानीयकरण भार। स्थानीयकरण भार इन्होंने बताया कि स्थानीयकरण भार कुल परिवहन भार होता है। कुल परिवहन भार से तात्पर्य कि कच्ची सामग्री और उत्पादित वस्तु, कि किसी भी उद्योग में हम कितनी कच्ची सामग्री को मंगा रहे हैं और उस उत्पादित वस्तु को हम मार्केट तक कैसे भेज रहे हैं, कितने में भेज रहे हैं, यह क्या होता है, यह जो है कि कुल भार के बराबर होता है, अर्थात स्थानीयकरण भार कुल परिवहन भार होता है, अर्थात कुल कितनी वस्तुओं का परिवहन किया गया, कच्ची सामग्री और उत्पादित वस्तु। इसमें 2 कंडीशन ने बताया। पहली कंडीशन ने ये बताया कि अगर पदार्थ सर्वसुलभ हो, सर्वसुलभ पदार्थ आधारित उद्योग में भार 1 होगा। सर्वसुलभ पदार्थ में क्या होता है कि पदार्थ जो है सभी जगहों पर आपके मौजूद होता है और सभी जगहों पर उसका एक ही मूल्य देना होता है, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो स्थानीयकरण भार होगा वह 1 होगा, क्योंकि केवल और केवल किस वस्तु का हमें परिवहन करना पड़ेगा, हमें केवल और केवल उत्पादित वस्तु का परिवहन करना पड़ेगा, अर्थात हम इंडस्ट्रीज कहीं पर भी लगा सकते हैं, सभी जगह रॉ मटेरियल आपके मौजूद हैं और उस रॉ मटेरियल से हम वस्तु का निर्माण करेंगे और मार्केट में केवल भेज देंगे। मार्केट मान लीजिए यहाँ पर आपके हैं तो भेज देंगे, तो केवल किसका परिवहन करना पड़ रहा है, केवल और केवल उत्पादित वस्तु का परिवहन करना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर वह पदार्थ सर्वसुलभ है तो उसका भार 1 होगा, क्योंकि केवल उत्पादित वस्तु का परिवहन होगा। और दूसरी कंडीशन ने बताया कि अगर वह पदार्थ शुद्ध व स्थानीय पदार्थ है, शुद्ध से तात्पर्य कि उत्पादन प्रक्रिया में उसका वजन घटता नहीं है, और दूसरा स्थानीय पदार्थ से तात्पर्य कि सभी जगहों पर न मिल करके बल्कि किसी एक स्थान पर अगर वह मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो वह क्या स्थानीय पदार्थ कहलाएगा। अर्थात अगर वह पदार्थ शुद्ध व स्थानीय पदार्थ उद्योग है तो भार 2 होगा, क्योंकि कच्ची सामग्री और उत्पादित वस्तु दोनों के बराबर के भार का परिवहन करना पड़ेगा। अर्थात कच्ची सामग्री जितना यूज किया जा रहा है इंडस्ट्री में, अगर 10 यूज किया जा रहा है तो उससे 10 ही आपके वस्तु बनेगी, और वस्तु योग बनेगी उसे हमें क्या करना होगा, मार्केट तक भेजना होगा, अर्थात कुल 20 किलो का परिवहन करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में बताया कि शुद्ध व स्थानीय पदार्थ आधारित उद्योग में भार 2 होगा, क्योंकि कच्ची सामग्री एवं उत्पादित वस्तु दोनों के बराबर के भार का परिवहन करना पड़ता है। सातवां उन्होंने कहा श्रम लागत सूचकांक। श्रम लागत सूचकांक को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई तैयार करने में लगी औसत श्रम लागत है। अर्थात श्रम लागत सूचकांक जिसे कहते हैं कि उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई तैयार करने में लगी औसत श्रम लागत, अर्थात एक वस्तु बनाने में कितना औसत लागत आ रही है उसे इन्होंने श्रम लागत सूचकांक कहा। जैसे कोई वस्तु कोई उद्योग में जो है कोई वस्तु निर्मित की जा रही है, तो जैसे कि 1000 वस्तु निर्मित की गई तो एक वस्तु का औसत लागत क्या हो रहा है उसे इन्होंने श्रम लागत सूचकांक बताया कि बनाने में कितना लागत, श्रम लागत कितनी लग रही है। और 8वां जो इन्होंने शब्द यूज किया है आइसोडा पेन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके शब्दावली है जो बार बार पूछा जाता है। यह क्या है कि यह एक समान परिवहन लागत के बिंदु पथ को दर्शाने वाली रेखा है। एक समान परिवहन लागत अर्थात ऐसा क्षेत्र
ऐसा क्षेत्र जहां से, जैसे इंडस्ट्री अगर हम यहाँ लगा दें अगर, तो रॉ मटेरियल यहाँ, रॉ मटेरियल यहाँ, रॉ मटेरियल यहाँ, रॉ मटेरियल यहाँ, अगर इन सभी स्थानों से अगर हमें समान परिवहन खर्च करना पड़ रहा है, मान लीजिए अगर भाड़ा 10 रुपया यहाँ से भी, 10 रुपए यहाँ से भी, 10 रुपए यहाँ से भी आपके लग रहा है, तो इन बिंदुओं को ये कह रहे हैं कि मिलाते हुए जो रेखा खींची जा रही है, यही क्या है, आपके आइसोडापेन है। तो एक तो ये रॉ मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है, कि किसी भी उद्योग में कच्चा सामग्री कितना यूज किया जा रहा है, कितने दूर से यूज किया जा रहा है, उन समस्त जो है समान परिवहन लागत वाले बिंदु को मिलाकर के जो खींची जा रही है उसे आइसोडापेन कहा। और दूसरा ये है कि कोई भी उद्योग जहां पर लगा हुआ है, इंडस्ट्री जहां पर लगी हुई है और इसके चारों तरफ आपके जो मार्केट है, इस मार्केट तक इसको भेजने में जितना खर्च करना पड़ रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ भेजने, यहाँ से यहाँ भेजने, यहाँ से यहाँ भेजने में, तो यह भी क्या होगा, एक आइसोडापेन के रूप में जाना जाएगा कि समान परिवहन लागत उस उद्योग से मार्केट तक भेजने में खर्च करना पड़ रहा है। तो मार्केट सबकी समान है तो किसी भी मार्केट में भेज सकते हैं, और रॉ मटेरियल अगर समान जो है कि दूरी पर जो है कि खींचे जा रहे हैं तो उसे भी हम एक वृत्त के रूप में, अर्थात समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाकर के खींची जाती है। तो आइसोडापेन यह एक समान परिवहन लागत के बिंदु पथ को दर्शाने वाली रेखा है। अब हम बात करते हैं वेबर महोदय के सिद्धांत की जो मान्यताएं थी, कि कौन कौन से ऐसे मान्यताएं हैं जिससे उद्योग आपके स्थापित होंगे। तो इसमें सबसे पहली जो मान्यता इन्होंने बताया कि प्रदेश जहां उद्योग लगना हो वह एक ऐसा विलग क्षेत्र या स्वतंत्र इकाई हो जहां जलवायु, धरातल, मानव जाति, तकनीकी दक्षता सर्वत्र समरूप हो। अर्थात ऐसा क्षेत्र इन्होंने चुनाव करने को कहा कि जहां पर वह एक स्वतंत्र इकाई हो, जलवायु, धरातल, मानव जात, तकनीकी दक्षता सभी कुछ उसमें समान हो, तथा वहां पर एक राजनीतिक सत्ता के अधीन हो, अर्थात किसी भी प्रकार का वहां राजनीतिक दबाव या किसी भी प्रकार की राजनीतिक चहलकदमी वहां पर न होगी, वह उद्योग को प्रभावित करे, अर्थात एक राजनीतिक सत्ता के अधीन होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि एक ही उत्पादित वस्तु के संदर्भ में कारखाने के स्थानीयकरण का विश्लेषण किया जा रहा है, अर्थात एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान दिया जा रहा है, अर्थात वह जो क्षेत्र में उद्योग लग रहा है वह किसी एक वस्तु का उत्पादन कर रहा है। इन्होंने यह मान्यता रखी। तीसरा कहा कि उद्योग के लिए कच्चे माल के स्रोतों एवं स्थिति की जानकारी होनी चाहिए, कि कच्चे माल का स्रोत कहाँ है और उसकी क्या स्थिति है, वह शुद्ध है, सर्वत्र शुद्ध है या मिश्रित है, ठीक है। तो इसकी जो है कि जानकारी होनी चाहिए किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। चौथा उन्होंने कहा कि श्रम निश्चित प्रदेश में पूर्व निर्धारित मजदूरी पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। कह रहे कि उस प्रदेश में जो लेबोरेटरी होगी वह किसी निश्चित क्षेत्र में मौजूद हो और उसकी मजदूरी पूर्व निर्धारित हो, अर्थात उसमें घटाव या बढ़ाव न हो किसी प्रकार का। और पांचवी मान्यता इनकी थी कि बाजार के स्थान ज्ञात हैं जो एक दूसरे से अलग बिंदु के रूप में ही हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तथा कोई भी उत्पादक किसी भी स्थान पर कारखाना स्थापित करके बाजार में एकाधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्थात किसी प्रदेश में, यहाँ छोटा सा चित्र है, यहाँ बड़ा बनाते हैं उसे, कि जैसे यहाँ पर इस प्रदेश में यहाँ पर एक मार्केट हो गई, एक यहाँ पर मार्केट हो गई, तो हम जो है उद्योग की स्थापना ऐसे जगह पर करेंगे, कह रहे हैं कि जिसमें प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर पूर्ण स्पर्धा हो, अर्थात यह मार्केट और यह मार्केट, अब इस इंडस्ट्रीज के द्वारा यहाँ पर वस्तु भेजने में और यहाँ पर वस्तु भेजने में समानता नहीं होती है। क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। सभी लोग अपने जगह जो है सस्ते सामान बेचने का प्रयास करते हैं और उद्योग ऐसे जगह सामान बेचने का प्रयास करता है कि जहां पर वह नजदीक हो और उससे अधिक मूल्य प्राप्त हो या लाभ प्राप्त हो। तो कह रहे हैं कि बाजार के स्थान ज्ञात हैं जो एक दूसरे से अलग बिंदु के रूप में, तो एक मार्केट यहाँ, एक मार्केट यहाँ, एक मार्केट कहीं इधर अगर बन गई,
अलग बिंदु के रूप में ही है जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तथा कोई भी उत्पादक किसी भी स्थान पर कारखाना स्थापित करके बाजार में एकाधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्थात इंडस्ट्रीज का जो मालिक है वह कभी यह न सोचे कि अगर हम कहीं पर भी यहाँ पर लगा दें और यहाँ पर लगा दें और यहाँ पर लगा दें तो हम जो है कि सभी जगहों पर जो है कि सभी मार्केट में हम अपने सामान को बेच सकेंगे, यह वो कदापि न सोचे। अर्थात वह जो है कि कभी भी यह न सोचे कि हम ही इस मार्केट में सामान बेच सकते हैं। और छठी मान्यता इन्होंने कहा कि परिवहन खर्च केवल भार व दूरी के अनुपात में बढ़ता है, अन्य कारणों से नहीं। अर्थात कह रहे हैं कि अगर एक स्टेशन से बी स्टेशन तक अगर किसी वस्तु को ले जाया जा रहा है तो अगर 10 रुपए अगर परिवहन व्यय आपके मान लीजिए लगता है तो यह 10 ही लगेगा, उसे अन्य जगह पर उतारने या फिर उसे लादने में कोई अतिरिक्त व्यय करना नहीं पड़ेगा। अर्थात लादने और उतारने का इन्होंने कोई खर्च नहीं बताया। अर्थात इस वस्तु को अगर ए से लेकर के बी के बीच में अगर सी स्टेशन भी कर दिया जाए कि यहाँ पर इस वस्तु को उतारा जाए, फिर यहाँ से लादा जाए, फिर बी को भेजा जाए, तो इन्होंने कहा कि उस दशा में तब भी यह 10 ही परिवहन व्यय खर्च करना पड़ेगा। अर्थात परिवहन खर्च में केवल भार व दूरी के अनुपात में बढ़ता है और बढ़ता हो, अन्य कारणों से नहीं। कि कितनी दूरी है और कितना उसका वजन है। जैसे 1 कुंटल वस्तु ले जाने में मान लीजिए 10 रुपए या 1 कुंटल 100 केजी वस्तु ले जाने में अगर 10 रुपए परिवहन व्यय करना पड़ रहा है और बीच में अगर सी स्टेशन भी पड़ जाए, फिर उसे वहां उतारा जाए, फिर वहां से लादा जाए, फिर बी तक भेजा जाए, तब भी जो है कि हमें 10 रुपए ही खर्च करना पड़ेगा। अर्थात लादने और उतारने का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लगेगा। जबकि इस पर विवरण होते की आलोचना की गई थी, लेकिन इनकी मान्यता में यह भी बात यह थी कि केवल भार व दूरी के अनुपात में व्यय बढ़ेगा, न कि अन्य कारणों से। तो ये थी आपकी मान्यता। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पड़ाव आएगा वो सिद्धांत की हम बात करेंगे। इसमें एक कच्ची सामग्री अगर है तो वो किस प्रकार से उद्योग लगेंगे, 2 कच्ची सामग्रियां अगर है तो किस प्रकार से, दोनों अगर मिश्रित हैं तो कहाँ पर उद्योग लगेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।